जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था। हाँ, मौर्य साम्राज्य। यह सिर्फ अपनी जबरदस्त सेना या शानदार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता था जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ बांधे रखा था। तो चलिए आज चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के पन्नों को पलटते हैं और मौर्य समाज के इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी एम्पायर सिर्फ जमीन के टुकड़ों या राजा महाराजाओं से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों से, उनके सिस्टम से। तो सवाल यह है कि आखिर प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य ने अपने करोड़ों लोगों को ऑर्गेनाइज कैसे किया? क्या था वो सिस्टम? चलिए इस पॉलिटिकल मैप के पीछे की असली कहानी यानी समाज की बनावट को देखते हैं। अब देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत को एक मजबूत बुनियाद चाहिए होती है ना? मौर्य साम्राज्य के लिए वो बुनियाद थी वर्ण व्यवस्था। जी हां, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जिसने समाज में हर इंसान का रोल, उसकी जगह, सब कुछ तय कर दिया था। तो ये सिस्टम 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, इन्हें समाज का दिमाग मतलब ब्रेन माना जाता था, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक रस्में पूरी करवाना। फिर आते थे क्षत्रिय, जो समाज की बाजू थे, यानी राजा, सैनिक, जिनका काम था हर तरह के खतरे से रक्षा करना। इनके बाद थे वैश्य, जो व्यापार, खेती और पशुपालन से एम्पायर की इकोनॉमी चला रहे थे। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जो अपनी मेहनत और हुनर से समाज को मजबूती दे रहे थे। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो भारतीय ग्रंथ समाज को जन्म और कर्तव्य के हिसाब से 4 वर्णों में देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज मौर्य दरबार में आया तो उसने अपनी किताब इंडिका में समाज को 7 अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप्स में बांट दिया, जैसे कि फिलोसोफर्स, किसान, सैनिक और भी कई। मतलब एक बाहरी आदमी समाज को उनके काम से देख रहा था, जबकि समाज के अंदर की समझ कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ये एक तरह से 2 अलग अलग नजरियों का आमना सामना था। अच्छा, अब समाज के इस बड़े स्ट्रक्चर से थोड़ा अंदर चलते हैं, एकदम बेसिक यूनिट पे। और वो क्या है? परिवार। चलिए अब जरा देखते हैं कि मौर्य काल में परिवार कैसा होता था और वहां महिलाओं का क्या रोल था। तो मौर्य समाज का जो सेंटर पॉइंट था वो था जॉइंट फैमिली। और ये परिवार पेट्रियार्कल होते थे, मतलब घर का मुखिया, पिता या कोई सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता था। शादी एक बहुत जरूरी सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी मानी जाती थी और ज्यादातर अपनी ही जाति में होती थी। और हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में बाल विवाह का चलन उतना नहीं था जैसा बाद में हुआ। हालांकि राजा महाराजा और अमीर लोगों में एक से ज्यादा शादियां करने का रिवाज जरूर था। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी थी। देखिए, एक तरफ तो उन्हें कुछ काफी जरूरी हक मिले हुए थे, वो धार्मिक पूजा पाठ में हिस्सा ले सकती थी, उन्हें स्त्री धन यानी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। और तो और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि महिलाओं को जासूस और यहां तक कि राजा के बॉडीगार्ड्स के तौर पर भी नौकरी दी जाती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि सिस्टम तो पुरुष प्रधान ही था, उनकी आज़ादी पर पाबंदियां थीं और खासकर ऊंचे तबके में पर्दा प्रथा के संकेत भी मिलते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा गोंद था जो इस पूरे समाज को एक साथ चिपकाए हुए था? वो थे धर्म, नैतिकता और कानून। यही वो चीजें थीं जो समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखती थी। चलिए इसी पर नजर डालते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि मौर्य एम्पायर किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं था। ये एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी। यहाँ ब्राह्मण धर्म तो था ही, साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक जैसे कई और पंथ भी फल फूल रहे थे। मतलब अलग अलग धर्मों का एक साथ रहना मौर्य समाज की एक बहुत बड़ी पहचान थी। और इस धार्मिक सहिष्णुता को एक ऑफिशियल पॉलिसी का रूप किसने दिया? सम्राट अशोक ने। अपने एक मशहूर शिलालेख में उन्होंने साफ साफ कहा कि सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सम्मान करने से ही सबकी तरक्की होगी। जाहिर है, इतने बड़े और डाइवर्स एम्पायर को एक साथ रखने के लिए ये सोच बहुत जरूरी थी। और सबको एक साथ लाने के लिए अशोक ने एक और रास्ता निकाला, धम्म की नीति। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह का मॉरल कोड था, एक कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या था? माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, अहिंसा, सच बोलना, सबके लिए दया। ये वो यूनिवर्सल वैल्यूज थी जो आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। लेकिन देखिए,
समाज सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से तो चलता नहीं है ना। इसके लिए एक मजबूत कानून व्यवस्था भी थी। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि जस्टिस सिस्टम काफी एडवांस्ड था, लेकिन सजाएं बहुत बहुत सख्त थीं। चोरी, धोखाधड़ी जैसे जुर्म के लिए भारी जुर्माने से लेकर अंग भंग तक की सजाएं दी जाती थीं। मकसद एकदम साफ था, समाज में ऑर्डर बनाए रखना और क्राइम को जड़ से रोकना। तो ये तो हो गया पूरा सिस्टम। अब जरा देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर की जिंदगी कैसी थी। मतलब मौर्य भारत में गांव की शांत जिंदगी और शहरों की चहल पहल में आखिर क्या फर्क था? मौर्य भारत में सचमुच दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं, एक गांव की और दूसरी शहर की। ज्यादातर आबादी तो गांव में ही रहती थी, जहां जिंदगी खेती-बाड़ी के इर्द गिर्द घूमती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिसर देखता था जिसे ग्रामिक कहते थे। और दूसरी तरफ थे पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहर, जो ट्रेड, क्राफ्ट और पावर के हब थे। यहाँ की जिंदगी तेज थी, यहाँ व्यापारी, अफसर, कारीगर सब रहते थे, और इसलिए यहाँ सोशल डाइवर्सिटी भी कहीं ज्यादा थी। अच्छा, तो सवाल उठता है कि लोग अपना पेट भरने के लिए करते क्या थे और काम के बाद टाइम पास कैसे होता था? चलिए, खेती व्यापार से लेकर त्योहारों और नाच गाने तक उनकी जिंदगी के इन पहलुओं को भी देखते हैं। इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही थी, पर व्यापार और पशुपालन भी बहुत जरूरी थे। एक मजेदार बात यह है कि जो कारीगर और व्यापारी थे, वो अपनी श्रेणियों में ऑर्गेनाइज्ड थे। मतलब एक तरह के प्रोफेशनल ग्रुप्स जो आज के ट्रेड यूनियन जैसे काम करते थे। क्वालिटी कंट्रोल, दाम तय करना, ये सब। और हाँ, दास प्रथा थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम रोम या ग्रीस में पढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने तो यहां तक लिख दिया कि भारत में कोई दास है ही नहीं, शायद इसलिए क्योंकि यहां दासों के पास कुछ कानूनी अधिकार थे और वो अपनी आज़ादी खरीद भी सकते थे। और जब काम से फुर्सत मिलती तो एंटरटेनमेंट के लिए शिकार था, नाच गाना था, और खूब सारे त्योहार और मेले होते थे। कपड़ों की बात करें तो कॉटन और सिल्क का इस्तेमाल होता था, और खाने में चावल, जौ, गेहूं, फल सब्जियां आम थीं। हाँ, लाइफस्टाइल में फर्क साफ दिखता था। जहां ऊंचा तबका ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, वहीं आम इंसान की जिंदगी काफी सीधी सादी थी। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? चलिए, इस कॉम्प्लेक्स और टिकाऊ सोशल स्ट्रक्चर की उन बड़ी बड़ी खासियतों को एक बार फिर से देखते हैं जो इसकी असली विरासत बनी। तो अगर हम मौर्य समाज को एक नज़र में देखें तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है वर्ण सिस्टम पर बना एक ऑर्गेनाइज्ड समाज, अशोक की वजह से आई जबरदस्त धार्मिक सहनशीलता, जॉइंट फैमिली सिस्टम का महत्व, और धम्म के जरिए मॉरल वैल्यूज पर दिया गया जोर। ये एक ऐसी खेतीबाड़ी वाली इकोनॉमी थी जिसमें शहर भी तरक्की कर रहे थे, और साथ ही एक ऐसा राज था जो लोगों की भलाई के लिए अस्पताल और सड़कें बनवाने जैसे काम भी करता था। कुल मिलाकर देखें तो मौर्य समाज परंपरा और बदलाव का एक बड़ा ही अनोखा मेल था। एक तरफ जहां एक सख्त सोशल स्ट्रक्चर था, तो दूसरी तरफ नैतिकता और धार्मिक आज़ादी की सोच भी आगे बढ़ रही थी। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परंपरा और तरक्की के बीच का ये बैलेंस, ये संगम आज के दौर में कितना मायने रखता है।